दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में आज देख रहे हैं आप इस वीडियो में 2018 में पूछे गए सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के हल प्रश्न का चौथा पार्ट। दोस्तों जो आपको पता है कि हर पार्ट में मैंने 25-25 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, तो इस पार्ट में भी मैंने 25 क्वेश्चन ही दिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या 2018 में पूछा गया था। शुरू करते हैं बगैर समय गवाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, मानव रुधिर का पीएच मान है। मानव रुधिर यानी मानव का रक्त जो होता है उसका पीएच मान कितना है। ऑप्शन 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो याद रखना है दोस्तों, पीएच मान याद रखने के लिए खून का एक ही चीज़ कि खून 74 रुपये किलो। खून कैसे 74 रुपये किलो, 74 अर्थात 7.4। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर 7.4 है तो पीएच मान के अनुसार आपको पता है कि जो 7 होता है ना वो पदार्थ उदासीन होता है पीएच स्केल के अनुसार। 7 से नीचे वाला अम्लीय है और 7 से 14 तक वाला क्या होता है, 7 से ऊपर और 14 तक वाला क्षारीय होता है। तो यहाँ से रुधिर की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो 7 से ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा कुछ और पदार्थों का मैंने यहाँ पीएच लिखा है, जैसे शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। सिरका अर्थात शुद्ध जल का पीएच अगर 7 है तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। सिरका 2.4 अर्थात अम्लीय, शराब का 2.8, दूध का 6.4, समुद्री जल 8.4, लार 6.5, मूत्र 6.8, नींबू 2.2। दोस्तों यहाँ मैंने डिटेल्स ये सब दिया कि अगर मानव रुधिर का पीएच पूछ सकता है आपके आने वाले पिछले एग्जाम्स में, तो आने वाले एग्जाम में इन सभी में से किसी और का भी पूछ सकता है। तो ज़रूरी है कि याद कर लें ये सब। दूसरा क्वेश्चन है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है, यानी लाल रुधिर कणिका आरबीसी का जीवन काल अनिश्चित 120 दिन 180 दिन जब तक व्यक्ति जिंदा है। तो मानव रुधिर कणिकाओं की जो आयु होती है ना वो 120 दिन होती है। ऐसे रेंज में अगर आपसे पूछे तो याद रखना 20 से 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीसी का कब्रिस्तान, इसी को ना इंग्लिश में दोस्तों मैंने देखा है एग्जाम्स में लिख दिया है ग्रेवयार्ड, भी कहीं लिख देता है। कब्रिस्तान की जगह क्या लिखेगा, ग्रेवयार्ड। तो आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, यकृत का, प्लीहा का, मस्तिष्क का, हृदय का। कब्रिस्तान अर्थात जहाँ जाकर आदमी मर जाता है, वही ना मरने के बाद जहाँ जाता है। तो आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है या फिर ग्रेवयार्ड, वो प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्लीहा को याद रखना, इंग्लिश में भाइयों स्प्लीन भी लिख देता है कहीं पर, SPLEEN, याद रखना SPLEEN, तो स्प्लीन भी कहीं लिख देगा। तो इस तरह से आरबीसी का कब्रगाह किसे, प्लीहा को। और एक साथ में एक चीज़ भी याद रखना कि जब आरबीसी का ये पूछ दे कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है ना, तो उस स्थिति में किसको भी याद रखेंगे, प्लीहा को ही याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। हमारे शरीर में रक्त निर्माण जो होता है ना उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। अब बात ये है, डिटेल समझते हैं थोड़ा कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में क्यों होता है। तो अस्थि मज्जा में क्या है ना कि हीमोपोएटिक नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण रक्त का निर्माण होता है। तो हीमोपोएटिक पदार्थ से रक्त का निर्माण होने के कारण ही रक्त निर्माण की प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है, हीमोपोएसिस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। करा निम्न में कौन एक रेशेदार प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केरेटिन, एंजाइम। ये सबको पता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, एल्बुमिन भी प्रोटीन है, अंडा में होता है, केरेटिन भी और एंजाइम भी। एंजाइम की परिभाषा से हम लोग को पता है कि व्हाट्स द मीन ऑफ एंजाइम, देन वी नो इट दैट एंजाइम इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम जो होता है ना एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसमें रेशेदार प्रोटीन अगर पूछे तो वो केरोटीन है, यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केरेटिन। अब केराटिन पाया कहाँ जाता है, ये पूछ सकता है कि हमारे बाल में, नाखून में, या जानवर के जो सींग होते हैं या जानवर से जो ऊन प्राप्त होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन पाया जाता है। केराटिन के कारण ही बाल, नाखून, सींग और ऊन जो होता है ना वो रेशेदार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। यार किसी को पता है ना कि भैंस का जो दूध होता है ना वो उजला होता है और गाय का दूध का रंग क्या होता है, थोड़ा पीला होता है। ऐसे तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है, जब इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कि दूध उजला होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस माना जाता है इंग्लिश ग्रामर के तहत।
तो यहाँ गाय का जो दूध होता है ना वो पीला होने के कारण होता है ना कैरोटीन। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। इसमें एक बात आई है जैंथोफिल। जैंथोफिल जो होता है ना हरित लवक में, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अलावा क्या होता है? जैंथोफिल भी पाया जाता है। 6 ना अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? पूछ रहे हैं राइबोफ्लोविन, थायमिन, फोलिक एसिड, नियासिन। अरक्तता अर्थात लोहे की कमी के कारण होता है। तो लोहे की कमी जो होती है ना, लोहा जो होता है ना वो फोलिक एसिड में लोहा पाया जाता है, यानी फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। हम लोग पढ़ेंगे ये सब राइबोफ्लोविन, थायमिन, नियासिन के बारे में अभी आगे भी। तो यहाँ पे फोलिक एसिड जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, इसकी कमी के कारण क्या होती है? अरक्तता। अरक्तता को रक्तहीनता, रक्तक्षीणता भी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में आप इसे एनीमिया भी कह सकते हो। तो किसकी कमी के कारण हुआ भाई? फोलिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? यानी यकृत द्वारा संश्लेषण किसका किया जा सकता है? पूछ रहा है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो यकृत द्वारा संश्लेषण किया जाता है ना वो विटामिन ए होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। यानी विटामिन ए का संश्लेषण हमारे यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखना हमारे यकृत से पीतरस का स्राव होता है और वो जमा कहाँ होता है? पीतस्त्राव में, पित्ताशय में जमा होता है, अर्थात पित्ताशय में संचित होता है। यहाँ पे मैंने डिटेल दिया है कि विटामिन 6 है मूल रूप से। अगर बात किया जाए तो ए, बी, सी, डी, ई और के। तो किस ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ मैंने बताया है कि जल में घुलनशील विटामिन, इसके लिए मैंने ट्रिक दिया है, याद रखना। क्या दिया? ट्रिक। एक बिल्कुल आसान ट्रिक है भाइयों, जल में घुलनशील विटामिन। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन अर्थात बी से बिपिन, चंद्र यानी सी से और पाल यानी पी से। तो विटामिन बी, विटामिन सी और उसके अलावा एक प्रोटीन भी है ना जो जल में घुलनशील होता है। फिर आपसे पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन, इसके लिए याद रखना कीड़ा। क्या याद रखना है? ट्रिक, कीड़ा याद रखना है। कीड़ा KED अर्थात विटामिन KED और ए वसा में घुलनशील है, और ये दो जो हैं बी और सी किस में है? जल में घुलनशील है। और उसके अलावा प्रोटीन भी है जो जल में घुलनशील है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम के द्वारा होता है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम। फिर यहाँ मैंने लिखा है, अभी मैंने कुछ ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन 6 नंबर, और यहाँ जब फोलिक एसिड बता रहा था तो कि मैं डिटेल से आगे बताऊंगा कि विटामिनों का रासायनिक नाम। एक ट्रिक याद रखना, रेट था 1 किलो टॉफ़ी। रेट था 1 किलो टॉफ़ी। जैसे अब छोटे बच्चे रूठ जाते हैं तो उसको मनाना होता है तो बोलता है टॉफ़ी चाहिए। क्या चाहिए? टॉफ़ी। तो उसका टॉफ़ी का क्या हुआ? रेट था 1 किलो टॉफ़ी। रेट अर्थात रेट से रेटिनॉल, थाई अर्थात थायमिन, एक से एस्कॉर्बिक अम्ल, किलो की से कैल्सिफेरॉल, किलो से क्या? कैल्सिफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, फी से फ्लिक्विनॉन। ये जो रेटिनॉल हुआ आपका विटामिन ए हो गया। रेटिनॉल कौन सा? विटामिन ए। थायमिन क्या हो गया? विटामिन बी हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ए और फ्लिक्विनॉन विटामिन के आपका हो गया। तो याद रखना, यहाँ से पूछे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का भी रासायनिक नाम थायमिन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सिफेरॉल, ई जो है टोकोफेरॉल और के जो होगा वो क्या हो जाएगा? फ्लिक्विनोन हो जाएगा। यहाँ मैंने और डिटेल्स बताया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स होता है। डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है। ई के कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का का न बनना एवं बालों का झड़ना। रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर विटामिन के की कमी हो, और बालों का झड़ना भी अर्थात बाल भी झड़ता है। एक चीज़ और याद रखना कि रक्त का थक्का ना बनता है ना तो उसे हीमोफीलिया बीमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। अर्थात हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, क्या लेकर के आया है भाई? देखते हैं क्या सूचना देता है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो अगर ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे दे तो ऑप्शन के अनुसार हृदय होगा, मस्तिष्क होगा, यकृत होगा या गुर्दा होगा।
तो याद रखना ऑप्शन के अनुसार आपका सबसे बड़ा जो अंग होगा मानव शरीर का, ऑप्शन के अनुसार वो यकृत होगा। लेकिन मैंने तुरंत यहाँ डिटेल्स दिया है छोड़ू। यह आंतरिक रूप से सबसे बड़ा है, परंतु बाह्य या बड़ा अंग त्वचा है। ये अंदरूनी शरीर के अंदर में है ना, तो अंदरूनी पार्ट में यकृत बड़ा है। लेकिन ऐसे अगर आपको बात किया जाए त्वचा हो, तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, त्वचा होगा। क्योंकि त्वचा पूरे शरीर को क्या करता है, घेरे रखता है, एक आवरण दिए हुए है। तो इस तरह से अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, त्वचा होगा। यहाँ देखते हैं यकृत का वजन 1.5 kg होता है। आपसे पूछा जाए यकृत का वजन कितना होता है, तो लगभग 1.5 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में विटामिन का नाम दिया है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। सूची 2 में पायरिडॉक्सिन दिया है, साइनोकोबाल्मिन, थायमिन और राइबोफ्लोविन। तो याद रखना सूची जो 1 है ना, वो विटामिनों का नाम है, और सूची जो 2 है आपके पास, वो विटामिनों का रासायनिक नाम है। क्या है ये, विटामिनों का रासायनिक नाम। तो आपको ये मिलाना है कि कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो हम लोग देखते हैं विटामिन जो B1 है ना, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन, यानी ए किससे मिलेगा जा करके, 3 से। जो B2 है ना, वो राइबोफ्लोविन कहलाता है। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। B6 होता है ना, और वो पायरिडॉक्सिन होता है। B6 का क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। और जो B12 होता है ना, वो क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। तो यहाँ देखते हैं कूट दिया है आपके पास। इस तरह से जब याद रखना, मैंने पूरा डिटेल्स यहाँ पे इस दिया जाए कि इस तरह से अगर ऑप्शन आपको आए दिया जाए तो इसको समझ लेना और भर लेना आसानी से, ताकि आप गलती ना कर सको। ABCD ऑप्शन नंबर ए और सी इसके सामने है, बी और सी इसके सामने है। यानी देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो था यहाँ सूची का, ए का सही आंसर क्या था, 3। यानी ए का सामने कौन चीज़ क्या है, 4 है। यानी ए का सही ऑप्शन 4 से मिलेगा नहीं, ए किससे मिल रहा है, 3 से। अर्थात ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। बी में है कि ए का ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, 3, और यहाँ क्या है, 1 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है ना, ए का ऑप्शन नंबर 2 दिया है, अर्थात विटामिन B1 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन से मिला रहा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या है ना कि ए का ऑप्शन क्या है, 3 है। चलिए बी है, बी का ऑप्शन कितना है, 4, बी का ऑप्शन भी 4 है। चलिए सी का ऑप्शन क्या है, 1 है। सी का ऑप्शन क्या है, डी 1 है। डी का ऑप्शन कितना है, 2 है। डी का 2 है, यहाँ सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मिलान करने के लिए ना आप लोग बिल्कुल ध्यान देना, गलत मत करना आने वाले एग्जाम में। यहाँ पे मैंने बताया है रासायनिक नाम आपका विटामिनों का कि बी या B1 को थायमिन कहा जाता है। क्या, थायमिन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक अम्ल क्योंकि B4 नहीं होता है, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, फिर B11 सैलिसिलिक अम्ल और B12 साइनोकोबाल्मिन। B11 को क्या कहेंगे हम लोग, सैलिसिलिक अम्ल, और B12 को साइनोकोबाल्मिन हम लोग बोलेंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह से दे सकता है विटामिन B1, B2, B6 और B12, तो आने वाले एग्जाम्स में ये कुछ और जो विटामिन है उनका भी दे सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में एग्ज़ाम के लिहाज से। दोस्तों कभी कभार अब ये आप लोग बोलोगे कि सर ये तो याद करना काफ़ी टफ हो जाता है, तो मैंने यहाँ एक ट्रिक लिखा है, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। जैसे ABCDE के 6 विटामिन, उसके लिए मैंने बताया रेट था 1 किलो टॉफ़ी। तो यहाँ विटामिन बी का जितना भी प्रकार है उसके लिए याद रखना थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। थोड़ा यानी थो से थायमिन, रा से राइबोफ्लोविन, न्यू से क्या हो जाएगा, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, पर से पैराडॉक्सिन, अब्बा से बायोटीन और सा से साइनोकोबाल्मिन। यहाँ विटामिन B9 और विटामिन B11 का ट्रिक में शामिल नहीं है, याद रखना है। विटामिन B9 फोलिक एसिड और B11 सैलिसिलिक एसिड होता है, आप लोग को याद रखना होगा। और B8 की बात किया जाए, B4 की अब बात किया जाए और B10, तो वो विटामिन B जो है ना नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है। याद रखना ना, जलडमरू मध्य जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी 2 देशों को अलग करता है ये। तो यहाँ बोल रहा है ना कि मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, अफ्रीका तथा यूरोप, भारत श्रीलंका, उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका। तो मलक्का जलडमरू मध्य है ना, वो मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। किसको अलग करता है, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। यहाँ पे मैंने और बताया है
कि अगर मलक्कल जल डमरू मध्य का 18 में पूछा तो आने वाले एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकता है। तो इस तरह से मैंने इसलिए दिया कि बेरिंग जो है, बेरिंग जल डमरू मध्य वो अलास्का एवं रूस को अलग करता है। अगर ये आपसे पूछे कि बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो भूभाग को अलग करता है, अलास्का को रूस से, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप तथा अफ्रीका, डोवर जल डमरू मध्य ब्रिटेन तथा फ्रांस, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य फ्लोरिडा तथा वेस्ट इंडीज, पाक जल डमरू मध्य भारत तथा श्रीलंका। ये पाक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाक जल डमरू मध्य किसे किसे अलग करता है, भारत तथा श्रीलंका को अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी, तड़ित झंझा एवं बिजली युक्त तूफान है जो खालिस्तान में प्रमुख है। यानी जो बोले जाए नॉर्वेस्टर्स, जिसको हिंदी में कह सकते हैं काल बैसाखी, तड़ित झंझा एवं बिजली युक्त तूफान, ये कहाँ चलता है प्रमुख रूप से? ऑप्शन है आपके पास भारत तथा भूटान, भूटान तथा नेपाल, भारत तथा बांग्लादेश और बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये जो है ना भारत एवं बांग्लादेश में चलता है। याद रखना, काल बैसाखी, तड़ित झंझा एवं बिजली युक्त तूफान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, नॉर्वेस्टर्स। नॉर्वेस्टर कहाँ चलता है, भारत एवं बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? यानी शैवाल तथा काई से जो बने वन होते हैं ना वो टुंड्रा वन होते हैं। कौन सा? टुंड्रा वन, ऑप्शन नंबर बी। फिर पृथ्वी की भूपट पट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा खालिस्तान है। तो पृथ्वी की भूपट पट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा को ना मोहो असातत्य कहा जाता है। ये मोहो असातत्य क्या है? तो देखते हैं कि 1909 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक मोहोरोबिकिक ने बताया कि पृथ्वी की भूपटपट्टी एवं मेंटल के बीच असंबद्धता का निर्माण होता है जो चट्टान के घनत्व में बदलाव को रेखांकित करता है। यानी मोहो असातत्य जो है ना पृथ्वी के चट्टान के घनत्व में बदलाव को रेखांकित करता है। और मोहोरोबिकिक ने ये थ्योरी दिया था, इसलिए इसे मोहो असातत्य कहा जाता है। 14 है डोल्ड्रम्स दबाव क्षेत्र किन दो अक्षांशों के बीच स्थित है? डोल्ड्रम्स, तो ये ना 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 35 डिग्री उत्तर से दक्षिण 60 डिग्री दक्षिण, 25 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री दक्षिण। तो इस तरह से ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच डोल्ड्रम्स दबाव क्षेत्र है। अब ये डोल्ड्रम्स क्या होता है? काफ़ी शांत हवाएं होती है। यहाँ मैंने लिखा है कि इस क्षेत्र में वायु दाब बहुत कम होता है, इसलिए हवाएं शांत रहती है। और जो हवाएं शांत रहती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, डोल्ड्रम्स बोलते हैं। क्या बोल देंगे? डोल्ड्रम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा खालिस्तान से भी गुजरती है। यानी इस यहाँ पे भूगोल आपको अक्षांश देशांतर जो गुजरना है ना उसको डिटेल्स हम लोग को पढ़ना है कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा होती है ना वो राजस्थान से भी होकर गुजरती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 16 किस सरकारी संस्था द्वारा ग्राहकों तथा व्यापारियों को नगद इनाम देने के लिए लक्की ग्राहक तथा डिजी धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये जो शुभारंभ किया गया था ना राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 सुमेलित कीजिए। आर्य समाज, ब्रह्मा समाज सूची 1 में, वेद समाज, प्रार्थना समाज। उधर है सूची 2 में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू। ये ना उनके संस्थापक से, इस समाज के संस्थापक से रिलेशन जोड़ना है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना वो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। पिछली वीडियो में 2019 वाली वीडियो में मैंने बताया है कि दयानंद सरस्वती ने एक कथन दिया था कि संपूर्ण सच्चाई वेदों में निहित है। संपूर्ण सच्चाई वेदों में निहित है। किसने बोला था? ये दयानंद सरस्वती। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वेद समाज के केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू। और ये प्रार्थना समाज था ना वो आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। तो यानी अब आते हैं ABCD सामने कूट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए एवं सी, बी एवं डी। तो देखते हैं ए जो है ना किसके साथ मिल रहा है? दू। यहाँ पे ए किसके साथ मिला रहा है? एक। गलत हो जाएगा ये ऑप्शन शुरू में ही। ए यहाँ दू मिला रहा है, चलो ठीक है। बी किसके साथ? एक। बी का एक। सी वेद समाज 4, सी का 4, डी का 3 आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज का। तो यहाँ 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? बी बिल्कुल सही मिल रहा है आपका। कौन सा मिल गया? बी बिल्कुल सही मिल गया आपका। इससे मैंने कुछ डिटेल्स दिया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयास से, यहाँ राजा राम मोहन राय की बात आई थी। राजा राम मोहन राय जो थे ना वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले जो अंग्रेजी सरकार थी ना
लगभग उसके पहले इन्होंने काफ़ी काम किया था भारतीयों के लिए, यानी भारतीय इतिहास में काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व रहा इनका। कर राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बन रहा है आपके पास कि 1800 सती प्रथा का अंत किसने किया। तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिंक ने किया। सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1829 ईस्वी में। अब भाई ये जानो कि सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा क्या था ना, एक कुरीति थी समाज का कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो पति के साथ उस महिला को साथ में भी क्या जला दिया जाता था, लेकिन अगर पत्नी मरती थी तो पति को साथ में नहीं जलाया जाता था। तो दोस्तों किसी को भी जीने का अधिकार है, ये कुरीति सही समाज में नहीं था। तो राजा राम मोहन राय ने उस समय के भारत के गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंक थे उसके द्वारा क्या किया, समाप्त करवा दिया। फिर है ना कर्नल सलीमन की प्रयास से विलियम बेंटिंक ने 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। विलियम बेंटिंक ने बहुत अच्छे काम किए थे भारत में। वो कर्नल सलीमन की प्रयास से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि ठगी प्रथा जो था वो किसके शासनकाल में अंत किया गया, तो विलियम बेंटिंक किसके द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब किया गया, 1830 में। फिर है विलियम बेंटिंक के समय ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ये आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय बनाया गया, तो विलियम बेंटिंक के समय बनाया गया। विलियम बेंटिंक के पहले जो भी गवर्नर बनते थे ना भारत में, वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल कहलाते थे, लेकिन विलियम बेंटिंक जो था ना वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या है कि निम्न में किसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार 7 थे पहले, लेकिन अब 6 हो गए हैं, एक को हटाया गया है। वो कौन सा है, जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो याद रखना है ना कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ना वो अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। मौलिक अधिकार नहीं रह गया, इसे हटाया गया। तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। डिटेल्स देखते हैं कि मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटकर 6 रह गई है। कितना, 6, बिल्कुल सही। अब ये कब हटाया गया था, 1978 ईस्वी में हुए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ये अगर पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन। अर्थात 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में हुआ। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार जो है ना हम लोग के संविधान में किस देश से लिया गया है, तो यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है, तो संपत्ति का जो अधिकार है अब अनुच्छेद 300 का में, 300 का क्या में अब वर्णित है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है दोस्तों, याद रखना। अब कुल मौलिक अधिकार भी कितने हो गए, 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरह से है कि निम्न में कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सद्भावना को बढ़ावा देना, प्राकृतिक वन एवं संरक्षण एवं सुधार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है ना, याद रखना मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य ये दो समान लगने वाले शब्द हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये जो है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है कि आप अपना अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 के अनुसार आपको ये स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपना जो मत है ना वो व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी ना मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 का में है। अनुच्छेद 51 के का में संविधान का मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 में, लेकिन 21 का में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात किया गया है। मौलिक कर्तव्य अब कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। एक चीज़ याद रखना कि अभी मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में जोड़ा गया। वो किस संविधान से, रूस के संविधान से। और किस समिति की अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 20,
फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोशिका केशिका क्रिया, बर्नौली सिद्धांत, द्रव की श्यानता, नन ऑफ दिस। तो फाउंटेन पेन है वो केशिका क्रिया पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? केशिका क्रिया। 21 में आते हैं, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था, घर्षण। पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग क्रीम जो होता है ना, वो पानी से निकालने पर बाल क्या होता है उसका चिपक जाता है। और हम लोग तो शेविंग लगभग प्रतिदिन ही कर लेते हैं ताकि हम क्या लगें? स्मार्ट लगें। तो याद रखना है, जब शेविंग करते हैं ना तो उसका जो ब्रश होता है ना वो सट जाता है उसका बाल। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों याद रखना ये सब चीज़ें जब स्मार्ट लगने के लिए शेविंग करते हो। 22 से एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है? संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा। तो याद रखना केवल संवेग उसमें सुरक्षित रहता है। गोली टकराएगी घर्षणहीन मेज पर, उसके बाद ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो उसका संवेग क्या रहेगा? सुरक्षित रहता है। क्योंकि संवेग संरक्षण सिद्धांत यहाँ पे बताता है कि किसी निकाय का प्रारंभिक और अंतिम संवेग सदैव समान रहता है। तो जब ब्लॉक में धंसेगा तो उसका अंतिम क्या हो जाएगा? संवेग शून्य हो जाएगा और प्रारंभिक क्या था? शून्य था। तो इस तरह से ना संवेग ही अंतिम और शुरू में क्या रहता है? समान रहता है। तो ब्लॉक में भी उस क्या सुरक्षित रह जाएगा? उसका संवेग सुरक्षित रह जाएगा। क्वेश्चन 23 है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? गिरने के तुरंत बाद। जब गिर जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, तो वो ऐसा नहीं होगा। आधी दूरी पहुंचने के बाद। जब ऊपर से गिराएंगे तो नीचे की ओर जब आएगी तो धरती की जितनी कराई आएगी ना, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ज़्यादा काम करेगा। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के बाद। भूमि पर पहुंचने के बाद तो क्या हो जाएगा? फिर शून्य हो जाएगा। तो भूमि से पहुंचने के ठीक पहले जो होगा ना उसका गतिज ऊर्जा ना सबसे अधिकतम होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के काफ़ी करीब होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा काम करेगा भी। क्वेश्चन नंबर 24 की दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? रेनिन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यानी रेनिन मुख्यतः अमाशय में स्रावित होता है तथा शिशुओं में पाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि शिशु जो छोटा बच्चा होता है ना वो दूध ही पीता है और वो वसा को पचाने के लिए काम आता है रेनिन। तो चलिए 25 और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में कौन जेल है? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम, छौर क्रीम। तो पनीर होता है ना वो जेल के तहत आता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अच्छा से समझ लो कि जेल क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, विलयन क्या होता है। इसे ध्यान से बिल्कुल पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ो तो मैं इस पर एक वीडियो भी डालूंगा। यह ना कि जेल एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित तो होते हैं परंतु प्रवाह नहीं होता है। याद रखना है कि जेल में प्रवाह नहीं होता है। तो इस तरह से पनीर जब हम लोग बनाते हैं तो पनीर बन जाता है, तो पनीर में प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार से पनीर क्या है? एक प्रकार का जेल है। धन्यवाद। ये 25 क्वेश्चन हो गया। अब हमें विश्वास है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना।